अरे भैया धक्का क्यों मार रहे हो यार, लेक्चर ले रहे हैं। हाँ जी भैया, स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है तनुज बंसल और आप सभी का स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। और हमारा चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका लेक्चर नंबर है 5। एक कुछ लाइनें हैं, रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, अगर गलत जुड़ जाए तो जिंदगी भर झटके देते हैं। रिश्ते, हाँ मतलब आपको रिश्ते किसी से भी जोड़ने हैं, है ना, मतलब आपको अपना रिश्ता पढ़ाई से जोड़ना, भाई दूसरे रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो रिश्ते अगर गलत जुड़ जाएं तो ये जिंदगी भर झटके देते हैं। तो आपको अपना रिश्ता जोड़ना है पढ़ाई से, यानी कि आपको गलत रिश्ता नहीं जोड़ना है भाई, ताकि आप जिंदगी भर इसके लिए परेशान हो, क्योंकि ये टाइम है आपके लिए इंपॉर्टेंट भाई, है ना। 11th-12th क्लास की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि भैया ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट साल है, तो यहां पे गलत रिश्ता नहीं जोड़ना है। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह हैं, गलत नहीं जुड़ने चाहिए, सही जुड़ने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज के इस लेक्चर की करते हैं शुरुआत। करने के वाले हैं जी हाँ, व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को आज सॉल्व करना सीखेंगे। सर्किट रीड्रॉ मेथड होता है एक, उसके बारे में भी देखेंगे और किरचॉफ लॉ भी देखेंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए फिर हमें किरचॉफ लॉ की मदद पड़ेगी। मतलब ये सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होंगे जो हम सीरीज पैरेलल करके सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ अलग तरीके के सर्किट होंगे जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट रीड्रॉ मेथड से निकालना सीखेंगे, और फिर ये किरचॉफ लॉ। चलो भाई आओ। हाँ, सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करना सीखते हैं बड़े सिंपल तरीके से। आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आइए देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट है, बड़ा सिंपल है, आपको पता है पैरेलल सर्किट है ये। दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 3 ओम 6 ओम, ठीक है जी। और इसको मान लेते हैं 18 वोल्ट, ठीक है ना। 18 वोल्ट की बैटरी है और 3 और 6 ओम लगे हुए हैं। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें निकालनी है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। दूसरी चीज करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी, ठीक है। और तीसरी चीज बच्चे, करंट स इन 3 ओम एंड 6 ओम, करंट स इन 3 ओम एंड 6 ओम, 6 ओम। आओ करते हैं इस बात को, ठीक है जी। आर इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू द बैटरी, ठीक है ना। देखो देखो ध्यान से सुनो। अब जय आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। ये तो बताया नहीं किस पॉइंट के अक्रॉस पूछा हुआ है, ये तो बताया नहीं। तो जब कुछ भी गिवन ना हो, व्हेन नथिंग गिवन, कि किसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, या गिवन ना हो, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस बैटरी। किसके अक्रॉस? बैटरी के अक्रॉस। मैंने आपको बताया था कि इस हिसाब से आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है कि भैया कि हमें किस पॉइंट के अबाउट आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो बड़ा सिंपल सर्किट है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा सिंपल सर्किट है। कई बार कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है, उसमें आर इक्विवेलेंट जो है आप किस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालोगे वो चेंज हो जाता है। अब देखो यहां पे 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है, क्या लगाएंगे भैया? आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 18/9 2 ओम। इतनी बार कर चुका हूं मैं, इतनी बार कर चुका हूं, मुझे याद हो गया है। मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतनी बार कर चुका हूं कि मुझे याद हो गया है कि 3 और 6 का पैरेलल 2 आता है। मुझे याद हो गया कि 3 और 6 का पैरेलल 2 आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मुझे याद हो गया। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं आप पे, ठीक है ना।
प्रैक्टिस करिए, अपने आप याद हो जाएगा। कुछ और भी वैल्यूज होंगी जो मेरे को याद नहीं है, लेकिन लोगों को याद हो जाती है क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा होती है ना। तो भैया ऐसी चीजें हो सकती हैं, सबके लिए अलग अलग है। चलो, आर इक्विवेलेंट आ गया, करंट थ्रू द बैटरी V बाय आर इक्विवेलेंट, बैटरी के थ्रू करंट I, ठीक है ना, I, तो V कितना है 18, इसमें आर इक्विवेलेंट कितना है 2, कितना एंपियर आ गया 9 एंपियर। 9 एंपियर इसका आंसर है भाई, 9 एंपियर इसका आंसर है। करंट थ्रू द बैटरी 9 एंपियर आ गया। चलो सर ये भी क्लियर हो गया। अच्छा अब सुनो, करंट्स इन 3 ओम एंड 6 ओम। मेरे को बात बताओ, ये दोनों किस में है? पैरेलल में। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों के क्रॉस वोल्टेज 18 है कि नहीं है? दोनों के क्रॉस वोल्टेज 18 है कि नहीं है? है। तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 18, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 18, समझ गए? तो अगर मुझे I1 निकालना है, I1 निकालना है तो वोल्टेज मैं 18 ही लूंगा क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होती है, लेकिन रेजिस्टेंस मैं ये वाला लूंगा, पूरा नहीं लूंगा। पूरा लेंगे तो 9 एंपियर ये पूरा करंट आएगा, पूरा रेजिस्टेंस लेंगे तो पूरा करंट आएगा। अब R1 ले रहा हूं तो इसमें करंट आ जाएगा 18 बाय 3, कितना 6 एंपियर। I2 V बाय R2, V बाय R2 18 बाय 6, 18 बाय 6, 18 बाय 6 तो 3 एंपियर, 18 बाय 6 यानी कि 3 एंपियर। ठीक है जी, ये करंट हमारे पास आ गया, एक में 6 एक में 3, खत्म खत्म। एक में 6 एक में 3, टोटल कितना हो गया? 9 हो गया। देख लो, टोटल चेक कर लो, वेरीफाई कर सकते हो आप, वेरीफाई कर लो। 6 प्लस 3 9 बन रहा है, वेरीफाई हो गया। खत्म खत्म, सारे पार्ट खत्म हो गए। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता इसको सॉल्व करने का, नहीं है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, चाहे पूरी दुनिया घूम लो। ये तो याद ही करवा दिया, ये क्या बचा इसमें है? चलो सर कुछ और एग्जाम्पल करवा दो, थोड़ा और सीख जाएं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन मैं पहले अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा दूं कि कैसे कैसे सर्किट सॉल्व होता है। आओ आगे बढ़ते हैं, आओ 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 आओ। लालिता, ये फेमस डायलॉग है शक्ति कपूर साहब का। हाँ, एक शक्ति कपूर साहब है हमारे, है ना, तो उनका फेमस डायलॉग है ये, आओ लालिता आओ, फिर इधर आओ। अच्छा अब इधर सुनिएगा, ऐसे बनाते हैं हम इसको। ये 4 ओम, ये 12 ओम, और ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 5 ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है, और 16 वोल्ट की बैटरी। ये पूरा सर्किट है, ये पूरा सर्किट है जो हमें गिवन है। आपसे पूछा जाएगा आर इक्विवेलेंट, दूसरा पार्ट करंट थ्रू बैटरी, करंट थ्रू बैटरी, और तीसरा पार्ट करंट इन ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर में करंट बताओ, हर एक रेजिस्टर में करंट बताओ, बताओ। चलो अब आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। पहले सर आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है ना, बाकी बातें तो बाद में होंगी। आओ फिर आर इक्विवेलेंट निकाला जाए।
अच्छा कलर है, थोड़ा चमक रहा है। आपको दिख रहा है कि ये चमक रहा है? मुझे तो दिख रहा है, अच्छा लग रहा है यार। वेरी गुड वेरी गुड। देखो इधर 12 और 6 पैरेलल, पैरेलल 12 इंटू 6 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करो, 72/18 कितना आ गया? 4। 4 है ये 4 है, ठीक है ना। मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं, इसको नहीं छेड़ूंगा। तो इसका मतलब ये बन गया, ये 4 तो पहले से ही था, एक 4 और आ गया, नीचे 3 और 5, नीचे 3 और 5 और बैटरी 16। देखो जरा, ये 4 है, 12 और 6 का 4 हो गया, नीचे 3 और 5 है, नीचे 16 वोल्ट की बैटरी है। खत्म? यस सर खत्म। अच्छा अब सुनो, 4 और 4 सीरीज में 8, ये भी 8, ठीक है ना, सब 8, ऊपर 8 नीचे 8, ठीक है जी। और 16 वोल्ट की बैटरी, 16 वोल्ट की बैटरी। 8 और 8 किस में हो गए? पैरेलल में। 8 और 8 किस में हो गए? पैरेलल में। कल बताया था टीबी स्पेशल, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा तो वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं, जब आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो R/N होता है। ये आइडेंटिकल है, N होता है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। कितने हैं? 2। दोनों कितने हैं? 8। तो 8/2 दोनों पैरेलल में, तो सीधा सीधा आधा कर दो, 4 आ जाएगा। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 आ जाएगा। यकीन नहीं आता तो इसको करके देख लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बन गया 64/16, कितना आ गया? 4। ये भी 4 ही आया है, जैसे मर्जी कर लो, 4 ही आना है। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास 4 बनेगा, R इक्विवेलेंट हमारे पास 4 बनेगा भैया, 4। कुरंट, कुरंट, कुरंट कितना है? I इसमें से थ्रू द बैटरी, ये वाली बैटरी के थ्रू पूरा करंट, V/R इक्विवेलेंट, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है जी। 16/4 यानी कि 4 एंपियर। आंसर 4 एंपियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 4 ओम। करंट थ्रू द बैटरी कितना आ गया? 4 एंपियर। अब करंट हर रेजिस्टर में पूछा है, पूरा सर्किट एनालिसिस करवा दिया गया है हमसे, पूरा सर्किट एनालिसिस करवा दिया गया है, करंट ईच रेजिस्टर के थ्रू पूछ लिया गया। आओ फिर, अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, आगे चलता हूं, इस डायग्राम को बनाता हूं और अब करंट हर रेजिस्टर में निकालते चलेंगे। आओ देखें। ये है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला, वो किसना है वो किसना है, वो किसना है। सही है ना? अरे नहीं, कहाँ सही है। गाना गाते गाते हमने वैल्यू गलत लिख दी, ये सही लिखी है। 4, 12 और 6, 12 और 6। थोड़ा सा मोटा चल रहा है, हल्का सा ही करने वाला है। यस, अब सही है। आओ फिर भैया, पूरा करंट कितना है? अरे भैया पूरा करंट कितना है? इसमें से ये देखो, ये इसमें कितना करंट है? 4 एंपियर। हमें बताना है कि इनके थ्रू कितना जाएगा, हमें बताना है कि इनके थ्रू कितना जाएगा। I1 और इसमें I2, ये 3 में और 5 में तो सेम जाएगा, 3 में और 5 में तो सेम जाएगा।
यस सर, इन दोनों में तो सेम जाएगा। चलो अब 3 में और 5 में सेम जाएगा। अब सुनो, कितना है टोटल? 8। 3 और 5 कितना है? 8। 8 है, हाँ 8 है। 3 और 5 कितना है? 8। बैटरी कितने की है? 16 की। तो ये 16 वोल्ट जो है 8 ओम रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्टेड है। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, क्या हमने ये डायग्राम बनाई थी कि ऊपर भी 8 है और नीचे भी 8 है ना? ऊपर भी 8 है और नीचे भी 8 है। क्या हमने ये डायग्राम बनाई थी? यस सर, बनाई थी। तो इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2, क्या ये बनाया था? यस। तो नीचे 8 है, वोल्टेज कितनी है? 16। 16/8 2 एंपियर। ऊपर भी 8 है, ऊपर का इक्विवेलेंट भी, ऊपर वाली वायर का इक्विवेलेंट भी 8 है, तो उसमें भी 2 एंपियर। मतलब ये भी 2 और ये भी 2, दोनों 2-2 हैं। भाई टोटल कितना है? 4। मुझे एक बात बताओ, ऐसे सोचो आप, थोड़ा सा अच्छे से सोचना है ना, दिमाग ये होना चाहिए इसके लिए। हाँ, बस यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। दिमाग कितना डेवलप है उससे फर्क नहीं पड़ता, डेवलप हो जाएगा, मेहनत करोगे शार्प हो जाएगा दिमाग, पूरा सुई की नोक की तरह शार्प हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। I1 I2 दोनों 8-8 है, दोनों किसमें? पैरेलल में। दोनों किसमें? पैरेलल में। तो यहां से जो करंट गया, क्या वो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा? दोनों इक्वल हैं। टीबी स्पेशल बता रहा हूं, सिंस बोथ आर इक्वल करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली। करंट विल बी डिवाइडेड इक्वली। करंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा अगर दोनों रेजिस्टर बराबर होते हैं तो दोनों करंट 2 एंपियर होंगे। भाई टोटल कितना है? 4। तो दोनों करंट यहां पे कितने हो गए? 2 एंपियर। दोनों करंट यहां पे कितने हो गए? 2 एंपियर। खत्म, खलास। अच्छा, अब सुनो आगे की बात। आगे की बात यह है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। इसमें 2 एंपियर है, इसमें 2 एंपियर है, ये तो हो गया सर, क्योंकि इसमें तो पूरे में ही 2 एंपियर जाएगा, इसमें भी 2 एंपियर जाएगा, ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए सर 3 ओम में कितना जा रहा है? 2 एंपियर। 5 ओम में कितना जा रहा है? 2 एंपियर। और 4 ओम में कितना जा रहा है? 2 एंपियर। ठीक है जी, आई के पैर में 3 ओम, आई के पैर में 5 ओम, आई के पैर में 4 ओम, सब में 2-2 एंपियर जा रहा है। अब सवाल आता है इन दोनों का, इनको बोल दो I3 और इसको बोल दो I4। I3 और I4। ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई ये है 12, ये है 6, ठीक है ना? एक है 12 और एक है 6। अब इन दोनों में क्या इक्वली डिवाइड होगा करंट? बताओ भाई। यहां से 2 एंपियर आ रहा है, यहां आके 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, क्या इक्वली डिवाइड होगा? नहीं, इक्वली डिवाइड तो नहीं होगा। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। किसमें है? पैरेलल में। चलो, ये दोनों पैरेलल में है तो सर एक काम कर सकते हैं। सर क्या काम कर सकते हैं? इधर आओ, मैं ऊपर वाली वायर को ही दोबारा बना रहा हूं, सारी फिगर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ऊपर वाली वायर को दोबारा बना रहा हूं। 4, 12 और 6, 4, 12 और 6, इसी को दोबारा बना रहा हूं। और इसमें कितना एंपियर करंट है? 2 एंपियर। इसमें कितना एंपियर करंट है? 2 एंपियर। ठीक है, इसमें I3 और I4 में डिवाइड हो गया ये। इसको R4 बोल देता हूं, इसको R3 बोल देता हूं। अच्छा, अब सुनो, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज होती है सेम।
पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो I और R का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज होती है सेम, तो इन दोनों के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी, मुझे नहीं पता कितनी है, सेम होगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब I इज इक्वल्स टू V बाय R, V सेम है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। पैरेलल में जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी को I3 बाय I4 करना है तो वो R4 बाय R3 कर देगा। उल्टा I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो किसी को I3 बाय I4 करना है तो वो R4 बाय R3 कर देगा। खत्म बात, खत्म। चलो मैं I3 बाय I4 का रेशियो निकाल रहा हूं। R4 बाय R3 6 बाय 12, 1 बाय 2, 1 बाय 2, ठीक है ना। तो I3 बाय I4 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2, तो I4 हमारे पास आ गया 2I3, I4 हमारे पास आ गया 2I3। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? डबल हो गया इसका। I4 जो है वो I3 का डबल है। देखो खुद भी सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जिसका रेजिस्टेंस कम उसमें करंट क्या जाएगा? ज्यादा। उसमें करंट क्या जाएगा? ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट क्या जाएगा? कम। इसको मान लो x, इसको मान लो x, तो ये कितना हो गया? 2x, क्योंकि ये इसका डबल है। दोनों मिला के 2 एंपियर बन रहा है कि नहीं बन रहा? दोनों का मिला के 2 एंपियर बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 2x प्लस x 2 एंपियर बन रहा है, तो 3x कितना बन गया? 2 एंपियर। तो x कितना बन गया? 2 बाय 3। अब I3 की वैल्यू मैंने x मानी हुई है, यानी कि 2 बाय 3 एंपियर, और I4 की वैल्यू मैंने 2x मानी हुई है, यानी कि 4 बाय 3 एंपियर। आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। दोनों करंट की वैल्यू आ गई, दोनों करंट की वैल्यू आ गई भाई। 2 बाय 3 4 बाय 3, 2 बाय 3 4 बाय 3। दोबारा बता रहा हूं, ठीक है ना। पूरी कहानी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर दोनों का पैरेलल, R बाय N लगाया आइडेंटिकल रेजिस्टर्स के लिए, 4 आ गया। टोटल करंट भी 4 एंपियर आ गया। उसके बाद करंट डिवाइड हुआ, ऊपर वाली वायर में 2 गया, इधर 2 गया, ठीक है जी, इक्वली डिवाइड हो गया, खत्म बात, टीबी स्पेशल। उसके बाद आगे जो 2 एंपियर करंट आया वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। लेकिन वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होती है पैरेलल में, तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। मतलब I3 बाय I4 करेंगे तो उल्टा आ जाएगा, R4 बाय R3 आ जाएगा। करंट जो है वो पैरेलल में इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है, तो I3 बाय I4 R4 बाय R3 होगा। ये रेशियो निकाला हमने, ये रेशियो ये आ गया कि I4 जो है वो डबल है किसका? I3 का। तो अगर I3 को x मानोगे तो ये 2x हो गया। दोनों का सम मिला के 2 एंपियर होना चाहिए, होना चाहिए। x की वैल्यू आ गई, x क्या है? I3। I4 क्या है? 2x, डबल है इसका। खल्लास, खत्म, खत्म हो गया, खत्म। सारे करंट मिल गए हमें, सारे के सारे करंट मिल गए, हर रेजिस्टर के थ्रू करंट निकाल दिया हमने। बात क्लियर हुई? बड़ी सिंपल बात है, बड़ी स्पष्ट बात है। आओ इसी बात पे, इसी खुशी में पानी पीते हैं। कोका कोला तो है नहीं पीने के लिए, वैसे भी खराब करता है सेहत को, तो इसी बात पे पानी तो पिया जाएगा। आओ, अब आ गया है सवाल। सवाल करना शुरू करते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल्स करवाए थे मैंने आपको समझने के लिए, अब उन एग्जाम्पल्स का यूज सवालों में करेंगे। सर वो भी तो सवाल ही थे, वो भी सवाल ही थे, लेकिन वो मैंने करवाए थे। इसमें आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। आओ, इन द फॉलोइंग डायग्राम करंट इन द 5 ओम रेजिस्टर इज,
ये डायग्राम दिया है, इसमें 5 ओम रेजिस्टर में करंट निकालना है। व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0, इस लाइन को आप इग्नोर कर दो अभी के लिए, ये आगे अब बात आएगी, ठीक है ना। अभी के लिए इस लाइन का कोई यूज नहीं है। अरे ब्लैक के ऊपर ब्लैक में लिख रहा हूं सर, पागल हो गए हो क्या? इग्नोर दिस लाइन, अभी के लिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बस आप ये समझो कि आपसे 5 ओम रेजिस्टर में करंट पूछा गया। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। दोनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? 10 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 10 होगी और इसके अक्रॉस भी 10 होगी। हमसे करंट किस में पूछा गया है? 5 ओम में। तो इसमें करंट आएगा V बाय R, 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। खत्म। खल्लास, क्वेश्चन खल्लास, क्वेश्चन खल्लास, खत्म हो गया क्वेश्चन। आओ फिर अगले सवाल पे आओ। फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट डायग्राम शोन इज। ये जो सर्किट डायग्राम आपको शो की गई है, इसमें बैटरी के थ्रू आपको करंट निकाल के बताना है, ठीक है ना, कि बैटरी के थ्रू कितना करंट होगा, ये आपको यहां पे शो करना है या बताना है। तो सर बता देंगे, आओ फिर बताने की चेष्टा करते हैं। 7 1 10, 7 1 10 कितना हो गया? सर क्या बोल रहे हो? 7 1 10 कितना हो गया? 18। ऐड कर रहा हूं मैं, ऐड। सुनो पहले, ये बैटरी लगी हुई है, पूछा क्या गया है? करंट पूछा गया है। सर करंट पूछा गया, आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो। अरे आर इक्विवेलेंट तो पहले निकालूंगा ना, फिर ही तो करंट निकालूंगा। ये तीनों सीरीज कितना हो गया? 7 1 10 18 ओम। 7 1 10 कितना हो गया? 18 ओम हो गया भाई। कितना ओम हो गया? 18 ओम, ठीक है ना, ये हमें दिख रहा है यहां पे। अच्छा जी, अगला ये तो हो गया 18। उसके बाद इसको डायग्राम को दोबारा बना लो। देखो इन तीनों का हो गया 18, ये 6, ये 6, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो 18 और 6 किस में हो गए? पैरेलल में। 18 और 6 किस में हो गए भैया? पैरेलल में हो गए भाई। 18 और 6 पैरेलल में हो गए। 6 इंटू 18 बाय 24। सर ये क्या कर रहे हो? लो भैया 6 + 18, ठीक है ना। तो 6 इंटू 18 बाय 24, जो कटता है काटो। 6 के टेबल पे गए, 2 3, 9/2, 9/2 यानी कि 4.5, 4.5। इन दोनों का पैरेलल 4.5 हो गया। क्या हो गया? 4.5। ये 4 पूरी उंगलियां, ये अंगूठा आधा, 4.5, ठीक है जी। हाँ, अगर कंसेप्ट नहीं समझोगे तो एग्जाम में नंबर भी आएंगे तुम्हारे कितने? 4.5। कितने में से? 100 में से। क्या सर मजाक कर रहे हो फालतू का? चलो 18 और 6 का पैरेलल 4.5, ठीक है ना। तो ये बन गया 4.5। ओके, उसके बाद ये दोनों, ये 2 था, ये 8 है, ये 0.5 है। तो ये 2, ये 8, ये 0.5, सारे सीरीज में लगे हुए हैं। अब सारे सीरीज में देख लो जरा, ये एक ही है, सब एक ही लाइन में है। इसमें सब में से सेम करंट जाएगा। इधर से निकला, इधर से निकला, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, सब में सेम करंट जा रहा है। 2 और 4.5, 6.5 और 8, 14.5 और आधा 15,
तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 15 ओम। कितना आ गया? 15 ओम। बैटरी कितने की है रे? बैटरिया, बैटरिया कितने की है? 15 वोल्ट की बैटरिया है। तो 15 बाय 15 1 एम्पियर। 15 बाय 15 1 एम्पियर। खत्म। 15 बाय 15 1 एम्पियर। खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। खल्लास। तो दैट शुड बी वेरी 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 क्लियर। ये तीनों सीरीज में, इसके साथ पैरेलल, ठीक है ना? फिर तीनों सीरीज में, ये सॉरी चारों जितने भी हैं। फिर बैटरिया देखी कितने की है, तो करंट निकाल दिया। खत्म हो गया कहानी। कहानी खत्म, सब खत्म। हाँ, सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। करंट थ्रू द 3 ohm resistor is 0.8 ampere. Then potential drop through the 4 ohm resistor is, क्वेश्चन 1993 में आया था, लेकिन आज भी इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। माना इसलिए जाता है कि इसमें बैटरी की वोल्टेज नहीं दी, नहीं दी, मिसिंग नहीं है, दी नहीं है, जानबूझ के नहीं दी, जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है सर? बैटरी की वोल्टेज के बिना हम कैसे कुछ निकालेंगे? जरूरत इसलिए नहीं है कि उन्होंने एक और, इसकी बैटरी की वोल्टेज देने की बजाय इस क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट 0.8 एम्पियर है। 3 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट 0.8 एम्पियर है, 0.8 एम्पियर। आओ फिर, इसके थ्रू करंट 0.8 एम्पियर है। ठीक, यस, दैट शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए। ओके, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में, ठीक है। एक में 0.8 एम्पियर है, इसमें मैं करंट पता कर लूंगा। मेरा टारगेट क्या है? टारगेट है मुझे पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के थ्रू निकालना है। इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, इसको मैं V मान लेता हूं। तो अगर V मुझे निकालना है तो I इंटू R होता है। तो I अगर पता चल जाए तो इंटू 4 कर दूंगा, मैं इंटू 4 कर दूंगा। मेरा टारगेट है इसमें I निकालने का। पहले ध्यान से समझो कि टारगेट क्या है। अगर ये निकल जाए तो V आ जाएगा, आ जाएगा, यस। ये करंट निकालने के लिए ये दोनों करंट पता होने चाहिए, ये दोनों करंट पता होने चाहिए। उल्टा चलना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, उल्टा चलना पड़ेगा। ये I पता करने के लिए, वोल्टेज पता करने के लिए I चाहिए। I पता करने के लिए I1 I2 दोनों चाहिए। I पता करने के लिए I1 I2 दोनों चाहिए। तो I पता करने के लिए I1 तो पता है, I2 निकालना पड़ेगा, I2 निकालना पड़ेगा। अच्छा, पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। पैरेलल के अंदर जो करंट होता है वो इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। अभी अभी बताया मैंने इस लेक्चर के अंदर। I1 बाय I2 R2 बाय R1 होगा, I1 बाय I2 R2 बाय R1 होगा भैया, R2 बाय R1। चलो, तो फिर इसको R1 बोल देते हैं और इसको R2 बोल देते हैं। वैल्यू पुट करो। I1 कितना है? 0.8, I2 पता नहीं, R2 कितना है? 6, R1 कितना है? 3। ठीक जी, यस। अच्छा, 2I2, इधर देखो, 2I2 इज इक्वल्स टू 0.8। तो I2 हमारे पास कितना आ गया? 0.4।
I2 हमारे पास आ गया 0.4, बस बात खत्म हो गई। अब I2 मिल गया, इधर पुट करो तो इधर आ जाएगा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, 0.8 प्लस 0.4, 1.2 एम्पियर। ठीक है जी, 1.2 एम्पियर। और V इज इक्वल्स टू IR है, तो 1.2 रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 4.8 वोल्ट्स। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। दिख रहा आपको, दिख रहा है? चलो इधर समझो, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए मैं इस सवाल को कर सकता हूं। ये सब तामझाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब तामझाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दिमाग से सोचो। सोचो क्या? सोचना यह है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये इसका डबल है। रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट आधा रह जाएगा। रेजिस्टेंस डबल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो भाई, जो मैं आपको कहना चाहता हूं। 3 और 6 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस इसका डबल है, तो ये वाला करंट 0.8 है, तो ये वाला करंट इसका आधा होगा, 0.4, ये आधा होगा, आधा हो जाएगा, हो जाएगा। दोनों का सम कितना हो गया 1.2। ये रेजिस्टेंस कितना है 4, खत्म, खत्म। खल्लास हो गया क्वेश्चन, बिना पेन उठाए। ये 0.8 है तो ये 0.4 होगा, दोनों का ऐड करके 1.2, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4.8। सोच लिया दिमाग में, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं आगे सर। यस, आगे क्या है सर? एक सवाल है सर, दिख रहा है? हाँ दिख रहा, मैं भी देख रहा हूं साथ साथ कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है। आपसे पूछा गया द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, कह रहे हैं कि भाई इस एडजॉइनिंग सर्किट में करंट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है कि इट्स एडजॉइनिंग सर्किट में करंट कितना होगा, आई पूछा गया बेसिकली। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। सुनो, सुन लो सुन लो सुन लो, ये करंट यहां से गया, कलर अलग लेते हैं, यहां से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ये कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर से ऐसे चला जाएगा। इस करंट को I1 बोल देते हैं, इस करंट को I2 बोल देते हैं। बोल दिया। ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ पैरेलल में 30, ये दोनों सीरीज में 60 हो गया कि नहीं? और बैटरिया कितने की है? 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। 30 और 60 का पैरेलल करो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 30 इंटू 60 बाय 90, 3 20 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 20 ओम आ गया। ठीक है जी,
चलो एक बात बताता हूं, टीबी स्पेशल अभी इसी लेक्चर के अंदर बताई थी मैंने कि 3 और 6 का पैरेलल 2 होता है, ये मुझे याद हो गया, मैंने इतनी बार कर लिया, अब आपकी भी प्रैक्टिस कराता हूं। 3 और 6 का पैरेलल 2 होता है, ये मुझे याद हो गया है। 3 और 6 का पैरेलल, 3 और 6 का पैरेलल होता है कितना? 2। तो 30 और 60, 0 0 लगा दिया साथ में, 30 और 60 का 20, तो 30 और 60 का पैरेलल कितना होगा? 20। दिमाग में मतलब समझ रहे हो? अब देखो, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपके 10 सेकंड बचेंगे मात्र, लेकिन 10 सेकंड भी तो कीमती हैं। कितने कीमती हैं यार, कितने कीमती हैं 10 सेकंड। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये 20 हो गया भाई, आर इक्वलेंट 20 हो गया। करंट पूछा गया अब, V बाय आर इक्वलेंट 2/20, 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर। वैसे पॉइंट में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा टिक करो, सीधा टिक करो, सीधा सीधा आंसर आ गया। समझ गए? खत्म। आर इक्वलेंट 20 हो गया, V बाय आर इक्वलेंट यही पूछा गया था, आंसर हमारे पास आ गया है, आंसर हमारे पास बन गया है। चलो जी, अब आगे का सवाल 1999 के अंदर आया था, 1999, 1999 आखिरी साल था 2000 वाली सदी शुरू होने से पहले, है ना, 2000 वाला नंबर शुरू होने से पहले आखिरी साल था। ये वही नंबर है जिसको देख के हमें मार्केट में बेवकूफ बनाया जाता है। किसी चीज की कीमत मान लो 100 रुपया लगानी है तो 100 नहीं लगाते, 99 लगाते। किसी चीज की कीमत 400 रुपया लगानी है तो 400 नहीं लगाते, 399 लगाते। हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं वो लोग। हमें लगता है कि 100 नहीं है यार प्राइस, 99 है ना। अगर मैं किसी को आपसे पूछें कि किसी चीज की प्राइस 399 है तो 400, वो है तो 400, 1 रुपया ही तो कम है, ठीक है ना। तो 399 प्राइस है ना, 399 प्राइस है, तो होगा क्या, क्या होगा? आपसे कोई प्राइस पूछेगा तो आप उसको बोलोगे यार 300 कुछ है, तो समझ रहे हो आपकी मेंटालिटी क्या चल रही है कि 3 है उसके आगे। एक्चुअल में 3 नहीं है, 4 है। धोखा, धोखा। ऊपर से अगर हम पैसे नगद देते हैं, कैश में देते हैं, मान लो 399 की चीज के लिए 400 दिए, 1 रुपया वापस नहीं करते, खुद खा जाते हैं। और सोचो खरीदने वाले कितने लोग हैं, करोड़ों लोग, 1-1 रुपया करके 1 करोड़ तो ऐसे ही बन गए। हमें दे दो यार, हमें दे दो। इधर देखो अब, द करंट आई इन द गिवन सर्किट इज, इस गिवन सर्किट में करंट आई कितना है? आओ, 4.8 वोल्ट की बैटरी है, 3 6 6 ये वाले रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो करंट पूछा हुआ है इस गिवन सर्किट के अंदर, ठीक है ना। गिवन सर्किट के अंदर आपसे करंट पूछा गया है, तो कैसे आप इस करंट को निकालोगे, आओ उसको देख लेते हैं। आओ, अब बिल्कुल उसके जैसा ही है। ये 3, ये दोनों कितने हैं? 6 और 6, तो ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज, 12 हो गया। और 12 के साथ 3 किसमें है? पैरेलल में। तो 12 इंटू 3 अपॉन 12 प्लस 3, तो 12 इंटू 3 बाई 15, ठीक है।
12 इंटू 3/15 तो 4 5 12/5 एम्पियर। ठीक है जी, 12/5 यानी कि सॉरी 12/5 ओम, क्या बोल रहे हो सर, तो ये 2.4 बन जाएगा भाई, ये एम्पियर बन जाएगा, सॉरी ओम बन जाएगा 2.4। ठीक है जी। करंट V/R इक्विवेलेंट, कलर अलग सा है ना ये, 4.8/2.4, दोनों एक दूसरे का डबल है, मतलब वो उसका डबल है, 2.4 जो है वो 4.8 का आधा है, दिख रहा है आपको, तो करंट 2 एम्पियर आ गया, खत्म, खत्म हो गया भाई। खल्लास, खल्लास, क्वेश्चन खल्लास, कितना आसान है, कितना आसान है भाई। बस कई बार हम फालतू की कैलकुलेशन सुन के डर जाते हैं, कई बार हम पता क्या है इस बात से डर जाते हैं कि सर आंसर तो इधर डेसिमल में आ रहा है, हम पूरी कैलकुलेशन अभी कंप्लीट भी नहीं करते, हम इसी में डर जाएंगे, सर ये तो 12/5 आ गया, सर पता नहीं गलत ना कर रहे हो जाता ना दिमाग में, यहाँ पे आ जाता है, हमारे दिमाग में फीलिंग आने लग जाती है कि सर कहीं गलत तो नहीं कर रहे, कि आंसर 12/5 आ गया, मतलब ये तो डेसिमल में जा रहा है ना, तो दिमाग में आने लगती हैं चीज़ें, लेकिन आंसर देखो, फाइनल आंसर 2 है, ये डेसिमल में है ही नहीं, फालतू में डेसिमल लगा रखा है 2.0, ऐसे ही डेसिमल में दिखाने के लिए, मत लगाते भाई, किसने कहा था लगाने के लिए। चलो, ये 1999 का सवाल है भाई, 1999 का सवाल है जो हम यहां पे देख रहे हैं। आगे बढ़ो, ये सवाल सारे देखने के बाद ये हो गए सिंपल सर्किट, सिंपल सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है जी। अब कुछ सर्किट ऐसे होंगे जो आपको सिंपली सीरीज पैरेलल में दिखेंगे नहीं, होंगे सीरीज पैरेलल ही लेकिन दिखेंगे नहीं, तो ऐसे केसेस में उन सर्किट्स को रीड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि उन सर्किट्स को दोबारा बनाना पड़ेगा, और फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा ये तो सीरीज पैरेलल ही थे। तो ऐसे सर्किट्स को अभी हम यहां पे सॉल्व करने वाले हैं, उनके आर इक्विवेलेंट करंट वगैरह हम यहां पे निकालने वाले हैं। तो चलिए भाई ऐसे सर्किट्स की तरफ अब चलते हैं। आइए सर एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कोई थ्योरी नहीं है, अलग अलग तरीके के सर्किट्स हैं, तो बस एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा। आओ, 3 रेजिस्टर्स हैं, आर आर आर, किस में है, सीरीज में, सीरीज में। बहुत खुशी हो रही है ये देख के कि ये तीनों किस में है, सीरीज में है, ये देख के हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। ठीक, लेकिन आपकी ये खुशी मुझसे देखी नहीं जा रही, आपकी इस खुशी को 4 चांद लगाने के लिए मैंने यहां पे 2 वायर्स लगा दी, 2 वायर्स लगा दी, ये कंडक्टिंग वायर्स है, ये और ये वायर कंडक्टिंग वायर है भाई, बीच में तारें जोड़ दी हैं मैंने, बीच में क्या कर दी हैं, तारें जोड़ दी हैं, पता नहीं कैसी वायरिंग करी है घर की, ये कौन सा बिजली वाला है जो ऐसी वायरिंग करके गया है, पकड़ के लाना उस बिजली वाले को कि भैया देखो जरा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के क्रॉस, कुछ पता चल रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल में, कुछ नहीं पता चल रहा सर, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा, तो आओ आर 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 मूवी याद आ रही है, अच्छी मूवी थी यार। तो चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, आर 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 सीरीज में तो नहीं है ये, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि सीरीज होता तो मैं ये क्वेश्चन देता ही नहीं। चलो सर अब पता करें कुछ, आओ मैं इसी डायग्राम को अभी दोबारा बनाता हूं और इसके बारे में कुछ चीजें पता करते हैं जिससे क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी आना जरूरी है। इस पॉइंट को ए बोल देता हूं,
बोल क्या देते हैं, गिवन है, इस पॉइंट को बी बोला हुआ है, बोला हुआ है, बिल्कुल बोला हुआ है, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये बीच में वायर है, देखो वायर है, वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगी, मानते हो इस बात को? ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ये देखो, इस पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या कोई रेजिस्टर लगा हुआ है? क्या कोई रेजिस्टर लगा हुआ है? नहीं, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, तो क्या इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? क्या इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा? अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मतलब इनमें, इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर हैं, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर हैं। भाई दो लोगों में, मान लो दो लोगों के मार्क्स में कोई डिफरेंस नहीं है, तो क्या दोनों के मार्क्स बराबर हैं? दो पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो क्या दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं? तो इस पॉइंट को भी ए बोल दो। सर्किट रीड्रॉ करने का मेथड बता रहा हूं आपको, धुआंधार मेथड, ठीक है ना? ए और ए। अच्छा, इधर आ जाओ अब, ये बीच में देखो, इधर देखो, जहां पे मेरा ये पेन चल रहा है, चल नहीं रहा, मतलब इशारे कर रहा हूं मैं, इशारे करने आते हैं मुझे। ये देखो, बीच में कोई रेजिस्टर है? नहीं है सर, तो इसको भी ए बोल दो, इसको भी ए बोल दो। बीच में, जहां पे भी बीच में आपको कोई रेजिस्टर नहीं दिख रहा, देखो, ये देखो, इधर रास्ते में कुछ नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं है रास्ते में, यहां तक रास्ते में कोई रेजिस्टर नहीं आ रहा। देखो मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूं, ऐसे निकला, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में सड़क पे एक मोड़ आया, मोड़ पे कोई रेजिस्टर नहीं आया, मोड़ पे कोई रेजिस्टर नहीं आया। नोकिया 1100 के सांप की तरह मैं ऐसे जा रहा हूं, कोई रेजिस्टर नहीं आया बीच में, कोई भी रेजिस्टर नहीं आया, ठीक, ओके। अब ये कोई रेजिस्टर नहीं आया बीच में, तो सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल मैं ए लिख सकता हूं, सारे जितने भी हैं, दिखाए तो मैंने कुछ ही हैं, पूरी जितनी भी पॉइंट्स सारे ए हैं। अच्छा, क्या इसको ए बोल सकता हूं? बीच में रेजिस्टर आ गया, रेजिस्टर आ गया तो क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, समझे? हाँ, तो ये पॉइंट इधर से देखो, लेकिन इधर से देखना शुरू करो, ये पॉइंट बी है, तो ये वाला पॉइंट भी बी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या ये वाला पॉइंट भी बी होगा? बीच में कुछ नहीं आ रहा, ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, जहां पे बीच में कुछ नहीं आ रहा वो सारे पॉइंट्स बी हो गए। ये नोकिया 1100 का सांप, इधर से ये वाला सांप, इधर से ये वाला सांप, बी 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 बी, खत्म, खत्म, एब्सोल्युटली खत्म। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, बस बी इधर है, ए इधर है, बस यही फर्क है। लगा तो ए और बी के बीच में ही हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है। तीनों रेजिस्टर्स को देखो, तीनों ए और बी के बीच में लगे हुए हैं। सर्किट रीड्रॉ ये कहता है कि अब इसको ऐसे बना लो कि अगर तीनों लगे ही ए और बी के क्रॉस हुए हैं, तो भैया क्यों नहीं इसको ऐसे बना लेते? अच्छा, ऐसे समझ नहीं आ रहा? अरे ऐसे बना लो, चलो, बात उसमें भी कुछ नहीं थी, ये लो, खुश हो जाओ, आप खुश हो गए। आर 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 तीनों किसमें? पैरेलल में।
सर्किट रीड रॉ मेथड में। ये अब किस में आ गए? पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल में आ गए जी, पैरेलल में आ गए। तो अगर ये पैरेलल में आ गए हैं, अगर ये पैरेलल में आ गए हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर बाई एन लगाओ सीधा। अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स होते हैं तो पैरेलल में आर बाई एन होता है, यानी कि आर बाई 3। खत्म, यही आंसर है, यही आंसर है, आर बाई 3। खत्म बात। समझ रहे हो? सर्किट कैसा गिवन था? को आप बिजली वाले को गालियां दे रहे थे कि भैया कैसी वायरिंग करके गए हो, है ना, कैसी वायरिंग करके गए हो। भैया उसने सही वायरिंग करी थी, पैरेलल दिए थे उसने सारे। बताओ, गाली खाने वाले काम तुम खुद कर रहे हो, दे रहे हो दूसरों को गालियां। हद है यार। चलो फिर सर अब क्या करें? सवाल करते हैं और क्या करें? एक और एग्जाम्पल लो। सारे रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, आर ए बी पूछा हुआ है, और ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर है साइड में जो लगी हुई है, जो सर्कल की फॉर्म में लगी हुई है, ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक है ना, जो सर्कल की फॉर्म में लगी हुई है ये एक कंडक्टिंग वायर है। ठीक जी, देख पा रहे हो? थोड़ा सोचो, फिर मैं करवा रहा हूं। आओ, पॉज कर लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। सुनो, ये कंडक्टिंग वायर है, बी सर्कल अच्छा बनाया ना मैंने, है ऐसे मोड़ के, ऐसे। हमारी एक मैडम थी, ये तो मैं तो ऐसे बना रहा हूं, ये तो खराब बन रहा है। मैडम थी तो वो भैया पूरा परफेक्ट बना देती थी यार, उसका हाथ ही कंपस था, ऐसा सा कुछ करती थी, हाथ ही कंपस था भाई, कंपस की जरूरत ही नहीं थी मैडम को। मैं कहा कमाल भाई, कमाल है, मैडम के हाथ कंपस। हाँ, लेकिन हाथ करड़े भी बहुत थे भैया, थप्पड़ मारती थी तो पता लगता था, उनका थप्पड़ मारने का स्टाइल अलग था, शायद मैंने बताया हो पहले, मुझे याद नहीं है। थप्पड़ मारने के लिए क्या करती थी? दोनों गालों को दोनों हाथों के बीच में रखती थी और थपाथप बरसात कर देती थी, बंदा खत्म। मतलब खत्म नहीं, लेकिन अच्छा खासा इफेक्ट होता था, मतलब स्टाइल था यार, स्टाइल स्टेटमेंट थी उनकी। बी 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 बी, सारे पॉइंट्स बी है, सारे पॉइंट्स बी। कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टर है नहीं बीच में, जहां पे कोई भी रेजिस्टर आपको बीच में ना दिखे सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे कर दो। चलो अब ये बना दो, आर 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 आर, ये वाला रजिस्टर ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ये भी ए और बी के बीच में लगा हुआ है, चारों पैरेलल में। चारों आर 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 आर, चारों किस में है? पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा? आर बाई 4। खत्म। बताओ। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया सर, ये तो कमाल ही हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, 100% हमें समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात रही नहीं है। तो इसी बात पे मैं पानी पीता हूं।
पी लेता हूं यार। आओ फिर, सिंपल सर्किट हो गए, सिंपल सीरीज पैरेलल वाले। सर्किट रीड्रॉ मेथड हो गया, उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, बाकी एग्जांपल्स तो आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो। अब बारी आती है किरचॉफ अंकल की। किरचॉफ अंकल के लॉज की बात करेंगे। किरचॉफ अंकल ने हमारी मदद करने के लिए हमारे लिए कुछ लॉज बनाए। हम इसके लिए किरचॉफ अंकल के बहुत आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा किया। तो आइए किरचॉफ अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद आइए उनके लॉज भी पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। ध्यान से सुनो। कहां गया पेन? हाँ, ये रहा है, ये रहा। मान लो कि ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है। वो कह रहे हैं कि ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट जा रहा है ऐसे। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, I3 करंट है, और ये जंक्शन है, ये जंक्शन है। दिस इज अ जंक्शन, दिस इज अ जंक्शन। ए जंक्शन है पाजी, एक ही है जंक्शन। इधर देखो आप, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने पड़ते हैं विद साइन ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। हमेशा जो भी करंट जंक्शन पे मीट कर रहे होंगे, जंक्शन की तरफ जा रहे होंगे या जंक्शन से निकल रहे होंगे, उनका अलजेब्रिक सम करंट्स का 0 मिलेगा आपको। उनका अलजेब्रिक सम करंट्स का 0 मिलेगा आपको। कैसे सर? बता रहा हूं। यह करंट इधर गया भाई साहब, दोनों तरफ खुल के निकल गया। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ इधर कुछ इधर, निकल गए। यस सर, निकल गए। तो I1, I2, I3 तीनों हो गए यहां पे करंट्स। अब सुनो, लेट करंट टूवर्ड्स द जंक्शन, जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है उसको प्लस ले लो। देन करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, जो करंट जंक्शन से अवे जा रहा है वो अपने आप क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सर क्या उल्टा नहीं ले सकते? उल्टा भी ले सकते हो। जो करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, जो जंक्शन से दूर जा रहा है मैं उसको नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक है, अब सुनो। इधर आओ, यहां से करंट जो जंक्शन की तरफ है वो है प्लस I1, जो जंक्शन से बाहर जा रहे हैं माइनस I2, माइनस I3। इन तीनों का अल्जेब्रिक सम, अल्जेब्रिक मतलब विद साइन, जो सम आएगा वो 0 होना चाहिए। मतलब समेशन I 0 होगा। अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। ये प्लस है, ये दोनों माइनस है, तीनों का सम 0 होगा विद साइन। तो ये क्या बन गया? बना तो देखो वही है, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यही बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? एक बात बताओ भाई, सोच के बताओ। लॉ को भूल जाओ, लॉ को भूल जाओ। पता चला कि आप अभी से देखना आपने शुरू किया, आपको पीछे का कुछ भी नहीं पता। क्या आप कह सकते हो कि I1 I2 और I3 के सम के बराबर होगा? वही तो लिखा है, वही तो लिखा है।
यस, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पूछी भी जा चुकी है पहले से, बोर्ड में भी पूछी जा चुकी है और नीट में भी पूछी जा चुकी है। बोर्ड, नीट दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यह बात पूछी जा चुकी है कि यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है भाई। कैसे? यह इस बात पे बेस्ड है कि जंक्शन पे कोई चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता। चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं, चार्ज के फ्लो को करंट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जंक्शन पे कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकता। इधर देखो, इधर से चार्ज आया है, चार्ज ही तो आ रहा है। करंट का फ्लो मतलब चार्ज, मतलब चार्ज का फ्लो मतलब करंट, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है। इधर से चार्ज आया और दो हिस्सों में बट गया, इधर से चार्ज आया और दो हिस्सों में बट गया, तो इसका मतलब चार्ज कहीं पे रुक नहीं सकता। इसका मतलब चार्ज कहीं पे रुक नहीं सकता भाई। इधर से आया है तो उसको जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं जंक्शन पर रेस्ट करके जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आमतौर पे जो जंक्शंस होते हैं, आमतौर पे जो जंक्शंस होते हैं, जैसे रेलवे जंक्शन हो गया, रेलवे जंक्शन पे आप रेस्ट करके जा सकते हो। कि मान लो कि आपने जो है कोई गाड़ी पकड़ी, उस गाड़ी से आप दिल्ली गए, दिल्ली से आपको आगे जाना है तो आप दिल्ली जंक्शन पे रेस्ट करके आगे जा सकते हो, थोड़ी देर बाद अगली गाड़ी होगी, मान लेते हैं। लेकिन यहां पे ये चार्ज के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ये चार्ज रेस्ट नहीं कर सकता भाई। चार्ज इधर से आएगा, दोनों साइड निकल जाएगा, उसके लिए रुकने का कोई चांस नहीं है, तो चार्ज इस जंक्शन पे नहीं रुक सकता। तो यहां पे क्या बोलेंगे हम? चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट, इकट्ठा नहीं हो सकता, कैन नॉट एक्यूमुलेट एट द जंक्शन। चार्ज जंक्शन पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तुम्हारी याद ना आए, ये हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं यार, याद तो उसकी आएगी यार, हमेशा आएगी। क्या करें यार, आंखों में आंसू हैं यार, दिलों में बेताबियां हैं, चेहरे पे बेचैनी है, आंखों में नींद है, याद तो आएगी यार, बड़ी याद आएगी यार। इधर देखो, फिगर shows the electric currents in a part of the electric circuit. The current I is, उसकी याद तो बाद में आएगी, पहले सॉल्व कर लेते हैं सवाल। ये करंट पूछा गया, ये तारें तूरें सी बना दी हैं बहुत सारी। अच्छा चलो आओ देखो, जंक्शन लॉ लगाना है, बड़ा सिंपल। दो दो मिलके क्या बनेगा? चार, चार बन गया। इधर आए, फिर एक और जंक्शन मिलेगा, ठीक है ना? कितने जंक्शन है? एक तो ये जंक्शन, चार हो गया, एक इधर निकल गया, तो इधर कितना जाएगा? तीन, है ना? फिर एक और जंक्शन मिल गया, इधर कितना निकल गया? 1.3, तो इधर कितना जाएगा? तीन में से 1.3 घटा दो, 1.7, खत्म। 3.7 मत टिक कर देना भाई, गलती गलती में, कई बार जल्दबाजी में हो जाता है, हम टिक कर देते हैं। एग्जाम में भी कुछ लोगों से ऐसी गलतियां होती हैं, ऐसी गलतियां नहीं करनी भाई, चांस ही नहीं है भाई, गुनाह है, ऐसी गलतियां करना गुनाह है। एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, चार गुना है, गुनाह है। सुनो आप, सेकंड लॉ से पहले कुछ बातें, किरचॉफ अंकल का पहला लॉ खत्म हो गया। बड़ा सिंपल लॉ था, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल था। क्या सर कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल नहीं है? है ना? लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर करेंगे। आओ, सेकंड लॉ से पहले कुछ बातें कौन सी करनी है वो देख लेते हैं। क्या सर हिंदी में लिख के लाए हो?
हाँ भाई, हिंदी में लिख के लाए हैं। आओ इधर देखते हैं। सिचुएशन वन, सिचुएशन वन हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सिचुएशन वन है। ये बैटरी हमने यहां पे लगा दी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। ए और बी पॉइंट यहां पे है और बीच में ये बैटरी लगी हुई है वी वोल्ट की, बीच में ये बैटरी लगी हुई है बी वोल्ट की। अच्छा एक बात बताओ, ये वी क्या होता है? वोल्टेज, और इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, हायर पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट है? ये प्लस का मतलब होता है हायर और नेगेटिव का मतलब होता है लोअर, नेगेटिव का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। तो एक बात तो साफ है कि दोनों का डिफरेंस V है। एक बात तो साफ है कि दोनों का डिफरेंस V है। VB माइनस VA V के बराबर है। समझ गए? ये हायर पोटेंशियल पे है पॉइंट HP, ये LP लोअर पोटेंशियल, HP और LP बोलेंगे इसको हम, ठीक। ओके, प्रेशर नहीं है, पोटेंशियल है। समझ गए? ओके, अब हम कुछ अलग सोचेंगे। अलग क्या सोचेंगे? रिश्ता वही सोच नहीं करेंगे, रिश्ता वही सोच नहीं, र व स न, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है ना। क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में RVSN, RVSN, ठीक, सही है। ओके, RVSN क्या कहता है कि भैया इस चीज को ऐसे सोचो, मान लो आप A से B जा रहे हो, मान लो आप A से B जा रहे हो, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब जाना, ट्रैवर्सिंग मतलब जाना। मान लो आप A से B जा रहे हो, मान लो आप A से B जा रहे हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग। इसमें देखिएगा कि जब हम A से B जा रहे हैं, जब हम A से B जा रहे हैं तो एक माइनस है एक प्लस है, एक माइनस है एक प्लस है, इधर माइनस इधर प्लस है, और इसकी वोल्टेज कितनी है? V। जब आप A से B जा रहे हो, सबसे पहले A है तो लिख लो VA, तरीका बता रहा हूं, लिख लो VA। फिर उसके बाद जब आप A से B गए, रास्ते में क्या मिला आपको? आप निकले गड्डी लेके, रास्ते में आपको कौन मिला? माइनस। अगर रास्ते में आपको माइनस मिला है, झांसे में मत आना, प्लस लिखना। रास्ते में जो मिले पहले, रास्ते में जो पहले मिले उसका उल्टा लिखना, रास्ते में जो पहले मिले उसका उल्टा लिखना। पार कर गए इस बैटरी को, कहां पहुंच गए? बी पे, तो आप प्लस लिखना, प्लस V लिखना। अब इस बैटरी को पार कर गए, कहां पहुंच गए? बी पे। मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं लिखी हुई? दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए बड़ा जरूरी है इसको समझना। मैं ये कह रहा हूं कि आप A से B गए हो, आप जा रहे हो A से B, तो रास्ते में माइनस मिल रहा है आपको, पहले कौन मिल रहा है? माइनस, वो नहीं लिखना, प्लस लिखना है। V A से चले, रास्ते में माइनस मिला तो प्लस लिख दिया, और कहां पहुंच गए? B पे। A से चले, रास्ते में माइनस मिला तो प्लस लिख दिया, इज इक्वल्स टू B पे पहुंच गए, तो VA प्लस V इज इक्वल्स टू VB। क्या बात सही है? खत्म। अब सुनो अगला स्टेप। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल करके बता रहा हूं,
ऐसे होगा, मान लो ये P पॉइंट दिया है, ये Q पॉइंट दिया है, ये प्लस है, ये माइनस है, आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ये एरो का मतलब होता है ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन। ट्रैवर्सिंग मतलब हम जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन होती है मतलब कौन जा रहे हैं? हम जा रहे हैं भाई, ठीक, ओके। तो VP, रास्ते में कौन आया? प्लस, वोल्टेज V है, रास्ते में कौन आया? प्लस, प्लस नहीं लिखना, क्या लिखोगे? माइनस। कहां पहुंच गए? Q पे, खत्म। समझे? सर ये तो बड़ी सिंपल बात बता रहे हो, हम ऐसे भी तो खुद भी तो सोच सकते थे, फिर ये क्यों करवा क्यों रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हेल्प करेगा। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स में हेल्प करें। देखो इजी एग्जांपल में तो कोई भी कर देगा, इजी एग्जांपल में ये रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये ट्रैवर्सिंग ट्रूवर्सिंग कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा पता लग रहा है। लेकिन इस इजी को, इजी में मेथड को समझेंगे, फिर डिफिकल्ट पे लगाएंगे, बात यही है। आओ थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं। थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्या करते हैं कि इसमें हम रेजिस्टर लगा लेते हैं। तीसरी एग्जांपल, X और Y, रेजिस्टर लगा लेते हैं, ठीक है ना। करंट जा रहा है ऐसे, आपको पता है कि करंट किसका फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज का। करंट किसका फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज का। तो करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज कहां से जाता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां जाता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है हमेशा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है जी, क्लियर है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि Vx माइनस Vy इज इक्वल्स टू IR होगा। IR किसकी? IR जो है वो वोल्टेज ही तो होती है। X ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, ये HP होगा, LP होगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा। अब RVSN, रिश्ता वही, सोच नहीं, नई सोच के साथ इसको प्रोसीड करेंगे। करंट इधर से इधर जा रहा है, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर। इसको प्लस मानो, इसको माइनस मानो, प्लस इधर माइनस इधर, है ना। हायर से लोअर तो प्लस इधर होगा, माइनस उधर होगा। मान गए इस बात को? हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। अब इसको जब आप देखोगे कि X और Y दो पॉइंट्स हैं, X और Y दो पॉइंट्स हैं, तो हम अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग भी इधर ही रखते हैं, हम अपनी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग भी इधर ही रखते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, ठीक। ट्रैवर्सिंग यानी कि हम खुद जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, हम खुद भी इधर जा रहे हैं, ठीक। अब X से हम Y की तरफ जा रहे हैं, जब हम X से Y की तरफ जा रहे हैं यानी कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे Vx पोटेंशियल एट X पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है ना। अब रास्ते में हमें प्लस मिल रहा है, अभी हमने समझा रूल को कि भाई जो भी हमें मिलता है उसका हमें उल्टा लिखना है। जो भी हमें मिलता है, रास्ते में हमें प्लस मिल रहा है सबसे पहले, तो हम इसका उल्टा लिखेंगे और इसको लिखेंगे माइनस IR। इसको पार करने के बाद हम पहुंच रहे हैं किस पे? Y पे, तो इज इक्वल टू लिखेंगे Vy। ध्यान से दोबारा सुन लो इस बात को कि हम X से Y जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है और ये हमारे चूज करने के ऊपर है,
करंट की डायरेक्शन तो फिक्स है कि भाई वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही जाएगा, हम कैसे भी जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इधर जाना चूज किया है, हम एक्स पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, एक्स पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, वी एक्स लिखा, जो रास्ते में पहले आ रहा है उसका उल्टा लिखना है। उसका उल्टा क्या है? आई आर, मतलब माइनस आई आर, और कहां पहुंच गए? वाई पे। तो वी एक्स माइनस आई आर इज इक्वल्स टू वी वाई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। मतलब ये लिख रहा है वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल्स टू आई आर, या वी एक्स माइनस आई आर इज इक्वल्स टू वी वाई, दैट इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग। अगर आप उल्टा भी चले जाओगे, अगर आप उल्टा भी चले जाओगे प्लस माइनस एक्स वाई, करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही जा रहा है, लेकिन हमने जो चूज किया है हम उल्टा जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, हमारी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है वो उल्टा हो गई। मैं आपको यहां पे ये समझाना चाहता हूं कि इससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वही आएगा। देखो, अब आप y से शुरू कर रहे हो, अब आप y से शुरू कर रहे हो तो पहले लिखो वी वाई, रास्ते में पहले क्या मिल रहा है? माइनस, उसका उल्टा लिखना है प्लस, क्या लिखोगे? आई आर, जो भी मिला उसका उल्टा, इधर से आ रहे हैं हम, इधर से आ रहे हैं, जो भी मिला उसका उल्टा। अब कहां पहुंच गए? एक्स पे। वी वाई प्लस आई आर इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये भी यही लिखा हुआ है भाई, ये तीनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। वी वाई प्लस आई आर वी एक्स बनेगा, ये भी यही लिखा हुआ। अल्टीमेटली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, बस आपको करंट की डायरेक्शन सही चूज करनी है, उसके हिसाब से आप हमेशा सही जगह पे ही पहुंचोगे, या फिर हम कहें कि सही रिजल्ट पे ही पहुंचेंगे। इन सभी चीजों का यूज हम करेंगे किरचॉफ अंकल के सेकेंड लॉ के में। किरचॉफ अंकल का सेकेंड लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला लॉ क्या था? जंक्शन लॉ, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ था जिसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा लॉ है वोल्टेज लॉ, जिसको हम लूप लॉ बोलते हैं, किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये वोल्टेज लॉ है क्या? वोल्टेज लॉ ये कह रहा है द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप containing resistors, capacitors, batteries etc is zero। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मान लो आपके पास कोई सर्किट है, जिसमें बहुत सारी बैटरीज, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं दिखाए, 2 बैटरी 3 रेजिस्टर दिखा दिए, मतलब बहुत सारे लगे हो सकते हैं। इनमें पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं ए बी सी डी, पॉइंट्स हमने यहां पे मेंशन कर दिए ए बी सी डी। तो कह रखे हैं अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक मतलब विद साइन, ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप, जिसमें रेजिस्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर अभी आगे आएंगे, अगले चैप्टर में हम कैपेसिटर की बात करेंगे, बैटरीज हो सकती हैं। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो मिलेगा, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप, लूप क्लोज होनी चाहिए, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो मिलने वाला है। यानी कि अगर हम ए पॉइंट से शुरू करते हैं और ए पॉइंट से चल करके ए पॉइंट पे ही वापस आ जाते हैं, ए पॉइंट से चल करके ए पॉइंट पे ही वापस आ जाते हैं, मतलब कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, हम बी से शुरू कर सकते हैं, सी से, डी से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जिस पॉइंट से चल के हम उसी पॉइंट पे वापस आ गए, मतलब इस पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे हम वापस आ गए, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो मिलेगा, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो मिलेगा। इस पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे वापस आ गए तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो मिलेगा। ये लॉ है, बस लूप कंप्लीट होनी चाहिए कि यानी कि जिस पॉइंट से आप चल रहे हो उसी पॉइंट पे वापस आना चाहिए, ठीक है ना, उसी पॉइंट पे
ये रिटर्न करना चाहिए। ये लॉ जो बेस्ड है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है भाई। दैट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि मान लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे बेस्ड है, इस बात को समझो। पहला जो लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। मान लो कि आप यहां पे किसी चार्ज को लेके जा रहे हो, ठीक है ना, किसी भी चार्ज को इस पूरे लूप में घुमा रहे हो, पूरे लूप में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसका जो वर्क डन है, वर्क डन वो जीरो होता है। उसका जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है इन क्लोज्ड लूप। किसी भी क्लोज्ड लूप में वर्क डन जीरो मिलता है। जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आ गई, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल नीचे आ गई, तो ओवरऑल वर्क डन हमें जीरो मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी होती है, जिनको नहीं पता सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में भी बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि क्लोज्ड लूप में इनका वर्क डन जीरो आता है। अगर आप जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो वर्क डन जीरो मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऐसा नहीं होता। ठीक, अब यहां पे ये जो करंट आ रहा है, ठीक है ना, मतलब इससे पिछला चैप्टर हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, मतलब ये पूरा सारा कुछ आपस में ही रिलेटेड ही है। तो यहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही एक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। यहां पे भी कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज। यहां पे भी कौन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो मान लो किसी चार्ज को मुझे यहां से यहां लेके जाना है, मान लो किसी चार्ज को मुझे यहां से यहां लेके जाना है, तो वर्क डन मुझे जीरो मिलेगा। वर्क डन मुझे जीरो मिलेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो हमेशा हमें जीरो ही मिलेगा। इस केस में भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें जीरो ही मिलेगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें जीरो ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा क्लोज्ड लूप में। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है सर? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है माइनस डेल्टा यू। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का, मैं यहां पे लिख रहा हूं जिनको नहीं पता, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो उसका वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है। उसका वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक है जी, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो। अब यहां पे सुनो, हमने कहा कि भाई वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है क्लोज्ड लूप में, क्लोज्ड लूप में जीरो। वैसे फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा यू। क्लोज्ड लूप में क्या होता है, जीरो होता है। अब डेल्टा यू को चार्ज इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। डेल्टा यू को चार्ज इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्ज इंटू वोल्टेज के बराबर होती है, याद कर लो। तो क्यू तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब डेल्टा वी किसके बराबर होगा, जीरो के। यहीं से ये लॉ आया है, यहीं से ये लॉ आया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। लॉ ये है, किरचॉफ अंकल का सेकंड लॉ ये कहता है कि अलजेब्रिक सम सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का किसी भी क्लोज्ड लूप में जीरो होता है। यह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है वो मैं अभी यहां पे समझा रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वोल्टेज से इसका रिलेशन है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। पहला लॉ किस पे बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्या है उसको समझो। हमने इसमें क्या कहा कि भाई क्लोज्ड लूप में जाने पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है। आता कैसे है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज्ड लूप में जीरो होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन भी जीरो होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन माइनस डेल्टा यू होता है, माइनस डेल्टा यू। क्लोज्ड लूप में जीरो होता है, वैसे माइनस डेल्टा यू होता है, ठीक।
तो माइनस डेल्टा यू को चार्ज इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो क्लोज लूप में ये 0 के बराबर होगा, तो डेल्टा वी 0 आ गया। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तब नहीं 0 होगा, तब नहीं 0 होगा, तब तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन अगर ए से ए पे ही आ रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? यह बात आपको यहां पे समझनी पड़ेगी जो मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में यह चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर वे में क्लियर होनी चाहिए। क्लियर भी है और क्रिस्टल क्लियर भी है भाई, जरूरी है, जरूरी है भैया। ठीक जी, तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसके स्टेप्स मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना। इसके जो स्टेप्स हैं वो हम अगली क्लास में समझेंगे। किरचॉफ अंकल का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ये पूछा गया है सवाल कि फर्स्ट और सेकंड लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है। फर्स्ट लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा लॉ किसका कॉन्सिक्वेंस है? एनर्जी का। खत्म, खत्म। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट लॉ पहले चार्ज का, दूसरा लॉ किस पे? एनर्जी का। खत्म। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। बाकी इस लॉ को लगाना कैसे है, किरचॉफ अंकल के सेकंड लॉ को हम लगाएंगे कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हमारा मेजर जो स्टडी का रहेगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करना रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा किरचॉफ अंकल के सेकंड लॉ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभरात्रि, शब खैर, टेक केयर, गुड नाइट। रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हम फिर मिलेंगे, जाएंगे नहीं कहीं, आपके साथ ही हैं भाई। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।